नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसे हैं बेटा, आप लोग बता दीजिए एक बार। आप लोग क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए। ये टॉपिक आपका जो है रिस्पिरेशन की टॉपिक है बेटा। क्लास 10th लाइफ प्रोसेस के चैप्टर के बिहाफ से। और ये वीडियो मैंने पहले भी एक बार अपलोड कर दिया था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से आपका ये चैप्टर जो है आपके यूट्यूब चैनल पे जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, है ना। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में सेव नहीं हुआ था चैप्टर। तो इसी के बिहाफ में जो है हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे आपको जो है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एक बार दोबारा से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा और डिटेलिंग में बात कर लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या हमने टॉपिक डिस्कस हमको करना है। ठीक है। तो बेटा, हम जो बात कर रहे थे ना, वो रिस्पिरेशन की बात कर रहे थे। तो रिस्पिरेशन होती क्या चीज है? असल मायने में रिस्पिरेशन कहती किसको है? तो कहते हैं कि रिस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। लेट मी सी यू। Respiration is a biological process by which cells obtain energy from blood food molecules. Respiration एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है। रिस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो एक तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमको पता है। ऊपर से जो सेल्स होती हैं वो एनर्जी ऑब्टेन करती हैं अपने फूड मॉलिक्यूल से। जो खाना हम खाते हैं उन्हीं के माध्यम से जो है वो फूड मॉलिक्यूल्स के माध्यम से वो अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करती हैं। और उनकी एनर्जी जो होती है, जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बेसिकली ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, वो ग्लूकोज होता है जो फूड मॉलिक्यूल होता है, वहां से वो अपनी एनर्जी को जो है ऑब्टेन करते हैं और अपना खाना जो है आगे चल के बनाते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं वो। ठीक है। एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब वो खाना खाएंगे, वो ग्लूकोज से अपनी एनर्जी को कैप्चर आउट करेंगे, तो फिर वो उसको जो है एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। वो उसको एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और जब एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करेंगे, उसका नाम हो जाता है एटीपी। ठीक है। जब उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो उसका नाम क्या हो जाता है? एटीपी नाम हो जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। एटीपी का नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम बनता कहां से ये बनता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। बात समझ आई? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है इसी रीजन से। क्यों? क्योंकि वो एटीपी का जनरेशन कर रहा है। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। फुल फॉर्म एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बनता कैसे है? एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलके जो है आपका ये एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। रिस्पिरेशन की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी कि फूड मॉलिक्यूल से मेनली जो आपका ग्लूकोज होता है, उसके माध्यम से आपको जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, जो आपके फूड मॉलिक्यूल्स एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, बेसिकली उसी को रिस्पिरेशन टर्म का नाम दे दिया गया होता है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? आगे देखते हैं। ये देखिए रिस्पिरेशन की प्रक्रिया कैसे हो रही है। यहाँ से सांस आपकी नाक से, नेसल पैसेज से सांस आपकी अंदर जा रही है, लाइनिक्स फाइनिक्स से होते हुए जो आपकी ट्रेकिया है, ट्रेकिया आपकी खुल जा रही है दो हिस्से में। नाम क्या है? ब्रोंकाई नाम हो जाता है उसका। और यहाँ पे आपके दो अलग अलग आपके लंग्स यहाँ पे कुछ इस तरह से देखना आप। ये आपके दो अलग अलग लंग्स हो गए। लंग्स के अंदर आपकी ब्रोंक्यूलस, जो आपकी कुछ इस तरह से जो वेंस लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है, और उससे जुड़े कुछ अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना में आपके इस तरह से क्या पाए जाएंगे? अल्वियोलाई पाए जाते हैं। अल्वियोलाई क्या होते हैं? कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपको बेसिकली वो सांस लेने पे क्या होते हैं? फूलते पिचकते हैं। ठीक है। वो सांस लेने पे बेसिकली फूलते और पिचकते हैं। वही होता है जो आपके चेस्ट को इस तरह से एक्सपैंड करने में आपकी मदद करता है। चेस्ट एक्सपैंड होता है ना, जब आप सांस लेते हो तो चेस्ट फूलता है, जब सांस निकाल देते हो तो क्या होता है? आपका चेस्ट श्रिंक हो जाता है। मेनली जो रीजन होता है वो आपका इसी का रीजन होता है कि जो है अल्वियोलाई जो होता है आपकी श्रिंक होती है और ये एक्सपैंड होती है। ठीक है। आगे जब बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन में बेटा एक होता है आपका एरोबिक रिस्पिरेशन और एक होता है आपका एनारोबिक रिस्पिरेशन। सबसे पहले वाली जो बात हम करेंगे ना, वो एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करेंगे। ये क्या कहता है? एरोबिक रिस्पिरेशन आप याद रखना कि हमेशा ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा। ठीक है। हमेशा ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और दूसरी बात इसके बारे में क्या रखोगे आप कि पहली बात तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, दूसरी बात ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसी के अंदर आपका जो ये रिस्पिरेशन होता है एरोबिक वाला, वहीं पे होगा। तो ज्यादातर अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है
एरोबिक रिस्पिरेशन वाले जो तुम्हारे एनिमल्स होते हैं, जो जो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हाई अमाउंट की एनर्जी चाहिए, जैसे हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए, उनको क्या होगा, उनको हाई अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है, और उनको हाई अमाउंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो फंक्शन कर रहा है, कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एनर्जी को बहुत तेज से जनरेट कर रहा है, ठीक है, और उसको जनरेशन के माध्यम से क्या कर रहा है, वो लार्ज नंबर की एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड इक्वेशन बन के आ जाता है, ठीक है, एक वर्ड इक्वेशन बन के आ जाता है जिसका नाम होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मतलब जो खाना हम खाए रहते हैं, फूड पार्टिकल, फूड मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे ग्लूकोज, साथ ही में ऑक्सीजन जो हम सांस लिए रहते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, वाटर बनता है, वाटर का फॉर्मेशन, मतलब कि जब C6H12O6 प्लस O2 आप जब आपस में जोड़ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, और वाटर का भी फॉर्मेशन वहां से हो जाता है, तो वाटर भी वहां से जो है बेटा आपका रिलीज हो रहा है। आगे एनर्जी, एटीपी का फॉर्मेशन भी तो हो रहा है यही से, ठीक है, एटीपी का आपका जो है फॉर्मेशन भी तो यहीं से हो रहा है ना भाई, कि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एनर्जी तो निकलनी ही निकलनी है, ये एटीपी तो निकलेगा ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि भाई एरोबिक रिस्पिरेशन हो रही है, और रिस्पिरेशन हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर जो है एटीपी का फॉर्मेशन होना ही होना है। बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं कि कैसे कैसे हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन अकर हो रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहली जो प्रक्रिया आ जाती है आपकी, वो आ जाती है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया। सर ये ग्लाइकोलिसिस क्या चीज होती है? ग्लाइकोलिसिस होती है ग्लूकोज का तोड़ना। जब आपका ग्लूकोज टूट रहा होता है ना, पायरुवेट में, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जब पायरुवेट के अंदर टूट जाएगा, उसी प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब होता है टूटना, मतलब कि ग्लूकोज के टूटने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। होता कहाँ पे है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बनेंगे, कि आपके सेल के अंदर एरोबिक रिस्पिरेशन, देखो ये बहुत डिटेल पॉइंट है, बहुत डिटेलिंग में मैं करवा रहा हूं, ताकि मैं नहीं रिस्क लेना चाहता कि अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर आपके आंख के सामने से निकल जाता है, आपको लगता है कि आपके टीचर ने आपको ये चीज पढ़ाया नहीं है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। कई बार स्कूल और कोचिंग में इतनी डिटेल बातें आपको नहीं बताई जाती हैं, तो इससे क्या होता है, आप फंस सकते हो, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, आपके क्वेश्चंस आपसे दूर जा सकते हैं, और आपके नंबर, आपके परसेंटेज जो है आप पे वेरी करेंगे इसी चीज पे, कि कितने अच्छे से, कितनी डिटेलिंग के साथ आप पढ़ के जा रहे हो चीजों को, ठीक है। और इसी के माध्यम से जो है हम अभी तक जो है, हम आपके सामने डिजिटल बोर्ड नहीं रख पाए, तो मैंने पीपीटी का इस्तेमाल किया आपको पढ़ाने के लिए, और उसी पीपीटी के बेस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि पीपीटी से क्या होगा, आपके नोट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी तक मैं सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड कर रहा था, आज मैंने देखो नीचे देखो मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है, ठीक है। मैंने अपना वीडियो भी मैंने जो है वेबकैम भी मैंने अपना अलाउ कर रखा है। रीजन बेटा इसका है, इसका रीजन ये है ना, कि आपको जरूरत है टीचर से डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट करने की, ठीक है, यही रीजन। और बच्चों की डिमांड भी आ रही थी कि सर जो है आप फेस टू फेस आके जो है बात करिए, और फेस टू फेस आके जो है आप हमको पढ़ाइए, तो उससे जो है हमको चीजें ज्यादा अच्छे से आराम से क्लियर हो सकती हैं, ठीक है। ये पढ़ाने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है बेटा, मेरे हिसाब से, ठीक है। बड़ी मेहनत से एक पीपीटी आपकी तैयार होती है, और उसी पीपीटी के बेस पे जो है आपसे जो बातें की जाती हैं, बहुत सारा टाइम आप पे दिया जाता है, तो फिर चल के आपका ये जो है एक टॉपिक आपका तैयार होता है, या एक लेक्चर आपका बन के तैयार होता है, ठीक है। आगे बात आती है बेटा ग्लाइकोलिसिस की, हम बात कर रहे थे ग्लाइकोलिसिस में क्या चीज होती है, कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका ग्लूकोज टूट रहा होता है पायरुवेट के अंदर साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होती है, उसके अंदर जो पायरुवेट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है टूटेगा, और टूट के जो है पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ग्लूकोज जो है डायरेक्टली टूट रहा है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। कहाँ टूट रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर। बात समझ में आई? आगे देखो बेटा, क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। क्रेब्स साइकिल साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। बहुत ज्यादा इसके अंदर डिटेल में हमको आपको नहीं पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10th के लेवल पे इतना ही बहुत है, ठीक है। आगे ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो
ज्यादातर अमाउंट में एनर्जी आपकी प्रोड्यूस कर रही होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से। ये रिस्पिरेशन आप ध्यान में रखिए। ये जो आपका इक्वेशन बन के आया है ना, ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भाई पीछे पढ़ा ना जब यहाँ पे, लेट मी चेक यू, चलो ठीक है पीछे नहीं स्लाइड जा रही है। अभी इसमें तुमको ये पढ़ना है ना कि C6H12O6 मतलब जो आपकी ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, 6O2 में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, 6O2 में कन्वर्ट हो रही मतलब 6O2 और ग्लूकोज, ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं एनवायरनमेंट से, और ग्लूकोज हमारे फूड पार्टिकल्स के अंदर जो पहले से मौजूद हैं, वो दोनों आपस में कन्वर्ट होंगे। कन्वर्ट होने के बाद क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, फिर वो वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, और वो एनर्जी एटीपी को जो है रिलीज आउट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी बेटा। ठीक है, आगे बात करें। चलिए अभी तक एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में बात किया, जहां पे हाई एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत थी आपको। अब एनारोबिक के बारे में बात करेंगे, जहां पे एनर्जी की जो जरूरत होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आवश्यकता होती है, वो कम हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में? एरोबिक के कंपैरिजन में। क्लियर? आगे बात आती है एनारोबिक रिस्पिरेशन में, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगा, ये आप ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा ये। कम से कम एनर्जी जो एटीपी होती है वो रिलीज होगी। ह्यूमस के अंदर ग्लूकोज चेंज होता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी के अंदर। ठीक है, और ईस्ट के अंदर ग्लूकोज जो होता है चेंज होता है आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा। एनारोबिक रिस्पिरेशन की ये आपका जो इक्वेशन बन जाएगा, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब जो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का ये जो आपका फार्मूला है, या इक्वेशन कह सकते हो आप, और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का ग्लूकोज आपका डायरेक्टली इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड 210 किलो जूल की एनर्जी जो है आपकी रिलीज हो रही है किसमें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर लगभग लगभग आपकी जो है 150 किलो जूल की एनर्जी आपकी रिलीज हो रही होती है। क्लियर होगी बात? आगे जब बात करेंगे ना डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, आई थिंक ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे एग्जाम के टर्म से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। कहता कहता है इसके बारे में कि इसके पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इधर है, इधर आपका एरोबिक के बारे में है, इधर एनारोबिक के बारे में है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इन्वॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत किसको ज्यादा है? एरोबिक को ज्यादा है, एनारोबिक को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीडेशन की जरूरत किसको ज्यादा है? ऑक्सीडेशन, एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। वेस्ट प्रोडक्ट H2O के अंदर मतलब एरोबिक के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। एरोबिक एनारोबिक के अंदर क्या होगा? लैक्टिक एसिड और इथेनॉल और CO2, ये तीन चीजें जो है इसके अंदर जो है आपकी वेस्ट मटेरियल के रूप में आ जाती हैं। कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस किसके अंदर होता है? कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस किसके अंदर होगा, देखिए बताइए। ये होगा एरोबिक के भी अंदर और एनारोबिक के भी अंदर। यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली छोटे छोटे टर्म पे पूछे जाते हैं। अभी कैसे पूछे जाएंगे मैं बता रहा हूं आपको, ये एक बार चार्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बेसिस पे मैं आपको धीरे धीरे करके बता दूंगा कि चीजें कैसे आपकी प्रोसीड की जाती हैं, कैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, आगे देखते बात करते हैं। कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस जो आपकी हो रही है, एरोबिक में भी हो रही है, एनारोबिक में भी हो रही है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ग्लाइकोलिसिस के दौरान, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो NAD+ है, इसमें भी NAD+, इसमें भी। क्या है ये NAD+? ये है निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइहाइड्रोजनेट। निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइहाइड्रोजनेट है, जो आपका एरोबिक और एनारोबिक ये दोनों में आपका मौजूद होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। जब हम ग्लाइकोलिसिस करवा रहे होते हैं, जब हमारा ग्लूकोज टूट रहा होता है, उस टाइम पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है ना, वो यही इस्तेमाल किया जाता है बेटा। नाम क्या है इसका? निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइहाइड्रोजनेट। इसको NAD+ कह के हम इसको पुकार देते हैं। ठीक है, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एरोबिक के पास तो ऑक्सीजन हो जाएगा, और एनारोबिक के पास आप देखेंगे, एनारोबिक के पास आपका जो आपको देखने को मिलेगा ये पायरुवेट, एस्टल्डिहाइड और इथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी कट रही है। एटीपी जो प्रोड्यूस होगा बेटा आपका, ठीक है, एटीपी जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है, वो प्रोड्यूस हो रहा है 38 एटीपी किसमें, ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना
ये जो 38 एटीपी है, ये 38 एटीपी एरोबिक के अंदर और 2 एटीपी जो है एनारोबिक के अंदर। क्यों? क्योंकि 38 जो एटीपी की जरूरत होती है एरोबिक के अंदर ज्यादा होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट एरोबिक को ज्यादा है, 38 एटीपी की जरूरत पड़ रही है इसको, लेकिन एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी की जरूरत होती है। इससे इनकी पूरी रिस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। बात समझ में आई? आगे देखते हैं बेटा। अब लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो लंग्स का स्ट्रक्चर कैसे है? ये देखिए आपका लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्लूरा, ब्रोंकियोलस, अल्वियोलाई, ये ब्रोंकस। ये क्यों दिया है? ये क्यों दिखाया गया आपको? ये दिखाया गया है इसलिए क्योंकि आपको अपने एग्जाम में बनाना पड़ेगा। आपके जब एग्जाम में ये क्वेश्चन राइटिंग यहाँ से करवाई जाएगी आपसे, तो आपको ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही? तो लंग्स का स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे लैरिंग्स बनेगा, फिर यहाँ पे ट्रेकिया बनेगा। ट्रेकिया कुछ इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आपका जो मौजूद होता है। ठीक है, इस तरह से आपका ट्रेकिया हो गया। आगे आपका प्लूरा आता है। प्लूरा क्या है? आपके जो दोनों साइड की जो आपके लंग्स हैं, लंग्स के आउटर स्ट्रक्चर की जो बात कर रहा है, आउटर लाइनिंग की जो बात कर रहा होता है ना, वो प्लूरा की बात कर रहा होता है। ठीक है, आगे ब्रोंकियोली की बात आती है। ब्रोंकियोलस क्या होते हैं बेटा? वही जो नसों की तरह संरचनाएं जो धीरे धीरे रूट हेयर्स की तरह जो निकली हुई होती हैं, उस तरह से होती हैं। लेकिन उनके अंदर जो छोटे छोटे गुच्छे, अंगूर के गुच्छे जैसे संरचना होती है, छोटे छोटे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो पाए जाते हैं ना, उसका नाम होता है उसका नाम बेसिकली आप जो है दे देते हो अल्वियोलाई, या इसको अल्वियोलस भी कहा जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो जो ट्राइकिया की वॉल है, जो ट्राइकिया एक पूरी तरह से आई है कंप्लीट, वो जब यहाँ पे आती है, वो जो है दो हिस्से में कन्वर्ट हो जाती है ऐसे। और जब दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, देखो यहाँ से ट्रेकिया आती है और यहाँ पे जो है दो हिस्से में कन्वर्ट हो जाती है। जब कन्वर्ट होती है, इसको ब्रोंकस कहा जाता है, या इसी को ब्रोंकाई भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को ब्रोंकाई या ब्रोंकस भी कहा जाता है। और ये आपका लंग्स है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये लंग्स के बारे में बात हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। स्ट्रक्चर कैसा इसका दिख रहा है? सांस आती है तो ये फूल जाएगा। ठीक है, सांस आएगी तो ये वाला स्ट्रक्चर दोनों आपका फूल जाएगा। सांस छोड़ोगे, ये पिचक जाएंगे। फूलेंगे क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो आपको छोटी छोटी सी ये अल्वियोलाई दिख रही है ना, ये छोटी छोटी अल्वियोलाई जब सांस लोगे तो ये बड़ी हो जाएंगी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब बड़ी होंगी तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमारा चेस्ट एक्सपैंड करेगा। छोड़ोगे तो सांस जो है हमारी छूटने के बाद क्या होगी, फिर से हमारा सरफेस एरिया जो है डिक्रीज डाउन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाउ रिस्पिरेशन अकर्स, रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती कैसे है? हम इनहेलेशन करते हैं, अपनी नाक से सांस अंदर लेते हैं, उसके बाद एयर गोज टू द लंग्स, एयर हमारे लंग्स तक जाते हैं। वहां पे जाने के बाद क्या करेंगे? ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो हवा में से ऑक्सीजन होता है, वो हमारे पूरे ब्लड में फैल जाता है। कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? किसके माध्यम से? हार्ट के माध्यम से। अभी अगले वाला जब लेक्चर हम पढ़ेंगे ना, उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेलिंग करेंगे। ये रिस्पिरेशन हो जाता है, इसके बाद आपका शायद ट्रांसपोर्टेशन बचेगा और एक एक्सक्रीशन का टॉपिक बचेगा। फिर हम पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस, किडनी वगैरह के बारे में। तो ये सब चीजें हो जाती है। आपका टॉपिक जब खत्म होगा, तो टॉपिक के खत्म होने के बाद जो है हम जब जो चीजें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो हम इस्तेमाल करेंगे बेटा एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो हम डिटेलिंग करेंगे, हम आपसे बैठ के सवाल जवाब करेंगे, आप जो है सामने बैठ के हमसे बातचीत करिएगा और आप जो है आंसर हमको दीजिएगा। ठीक है, तो एक मैराथन क्लास के रूप में जो है हम आपको लेके आएंगे और उसको जो है हम आपको आपके सामने रखेंगे कि क्वेश्चंस बेटा ऐसे ऐसे आते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पूरी क्लासेस को आप जो है शुरू से अंत तक देखते रहिए। जो प्लेलिस्ट आपकी बन रही है, इसको कंप्लीटली आप जो है इसको देखते रहिएगा। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन जब इसका होगा ना, तो ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में फैल जाता है। आरबीसी जो होती हैं या ऑक्सीजन को ट्रांस ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ग्लूकोज की जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ये कहाँ पे हो रही है? सेल के अंदर हो रही है। हमारा ग्लूकोज जो है टूट रहा है। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन द साइटोप्लाज्म। हमको पता है, पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है हमारा, ये ग्लूकोज का टूटना जो है ये पॉसिबल है यहाँ पे। आगे है स्टेप 4, जो एनर्जी है, एनर्जी प्रोडक्शन कैसे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। एनर्जी जो जनरेट हो रही है, अभी तक तो जो साइटोप्लाज्म जो टूट रहा था हमारा, कहाँ पे टूट रहा था? ग्लूकोज के अंदर टूट रहा है। सॉरी, अरे यार, जो ग्लूकोज टूट रहा है वो साइटोप्लाज्म के अंदर टूट रहा है, लेकिन जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक ग्लूकोज कंप्लीटली। ऑक्सीजन जो होगा ग्लूकोज को पूरी तरह से कंप्लीटली
तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस करवा रहा है, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? इसके बाद प्रक्रिया ये होती है, जब माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा ऑक्सीजन को तोड़ेगा ना, फिर क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी वहां से। जब वहां से एनर्जी रिलीज होगी ना, तो एक टर्म की रूप में होगी, और टर्म का नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। टर्म का नाम होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका नाम होता है एटीपी। ठीक है, दिस हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और ये एटीपी जो बन रहा है, ये पूरी प्रक्रिया प्रक्रिया जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होती है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही। और एटीपी का अलग कोई और नाम क्या होगा सर? उसका नाम होगा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। उसका नाम होगा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, क्लियर होगी? आगे जब बात करेंगे ना, हम रिमूवल ऑफ वेस्ट की बात करेंगे। ये प्रोसेसेस आपके पूरे के पूरे रेस्पिरेशन में चल रही होती है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन के अंदर आपकी पूरी प्रक्रिया चल रही होगी अभी तक आपने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब ये चीज आगे देखना, फटाफट से थोड़ा तेज तेज चलते हैं बेटा। रिमूवल ऑफ वेस्ट में कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, तुमको पता है, लंग्स के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। जब हम इसको एक्सहेल आउट करेंगे, मतलब कि सांस हम अपनी बाहर छोड़ेंगे, तो हम इसको जो है रिमूवल ऑफ वेस्ट होगा, हमारा CO2 बाहर निकल जाएगा। तो फाइनल सिंपल इक्वेशन क्या बन के आता है आपके सामने? यही बनता है कि सर, जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, वाटर का फॉर्मेशन होता है, और एनर्जी हमारी जो है एटीपी के माध्यम से, ठीक है, एनर्जी हमारी एटीपी के माध्यम से जो है ये बन के तैयार हो जाती है। इतनी चीज क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं बेटा। फ्लो चार्ट बनाना है आपको। अगर अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है, हम आपके समझाने के लिए रखे हैं बेसिकली इस चीज को। हमने जो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर तोड़ दिया इसको मैंने। एक मैंने रखा अपर रेस्पिरेटरी, एक मैंने रखा लोअर रेस्पिरेटरी। अपर वाले में क्या रखा मैंने? नेसल कैविटी, फेरिंग्स और लाइनिंग्स। देखो, नेसल कैविटी हो गई, फेरिंग्स हो गई, और लाइनिंग्स हो गई। यहाँ पे सांस आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, एडम्स एप्पल, जो लैरिंग्स हो गई आपकी, यहाँ वाली बात कर रहे हैं, यहाँ तक, यहाँ से सांस यहाँ तक आती है। एक बात, वहां से जब जाएंगे तो अंदर जाएंगे हम, और अंदर जाएंगे तो अंदर अंदर जाने की भी एक उसका भी तो रास्ता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के माध्यम से। कैसे? जब यहाँ के माध्यम से, फिर उसके बाद जब नीचे जाएंगे तो फिर ट्रैकिया हो जाएगा। ट्रैकिया कैसे? रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। साथ ही साथ ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, ये देखो ये यहाँ खुल रहा है ना, ये तो ट्रैकिया के बाद क्या हो रहा है? कि प्राइमरी ब्रोंकाई हो रहा है। जा किस में रहा है? दो अलग अलग लंग्स में जा रहे होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये जो अलग अलग प्रक्रियाएं हो जाती हैं, अलग अलग जो टॉपिक आ जाते हैं बेटा, ये अलग अलग जो आपके नाम यहाँ पे देखने को आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली आपका फ्लो चार्ट हो जाता है। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तीन नाम ऊपर के याद कर लो अपर वाले, तीन नाम नीचे के याद कर लो, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लाइनिंग्स, तीन ऊपर के याद हो गए आपको। ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, या सिर्फ ब्रोंकाई याद कर लो तब बीच काम चल जाएगा। ब्रोंकाई और लंग्स ये नीचे के आ गए आपके। और लंग्स के बारे में तो आपको पता ही है, अल्वियोलस के बारे में आपको पता ही है, ब्रोंकियोलस के बारे में आपको पता है। बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बहुत ही कॉमन चीज है बेटा, इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। इनहेलेशन में सांस हम अंदर लेते हैं, एक्सहेलेशन में सांस बाहर निकाल देते हैं। इनहेलेशन की प्रक्रिया में जो होता है, ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचता है, और इसमें एक्सहेलेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से बाहर निकल जाता है। डायफ्राम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा और मूव डाउनवर्ड। डायफ्राम हमारा दबेगा। भाई, जब कोई चीज है, अगर इस पे मैं आराम से प्रेशर लगा, ये मैं प्रेशर मारा, ये मैं प्रेशर मारा, तो ये चीज जो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारा दबा ना, तो जब हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स के पास जो है, जब हवा का प्रेशर जाता है, तो क्या करेगा? डायफ्राम को वो नीचे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, वो डायफ्राम को नीचे की तरफ पुश करेगा, ढकेलेगा। जब वो डायफ्राम को नीचे की तरफ ढकेल रहा है ना, तो डायफ्राम क्या? कॉन्ट्रैक्ट होगी, खुलेगी, और डाउनवर्ड की तरफ जाएगी। लेकिन जब सांस बाहर निकल जाती है, मतलब मैंने इस चीज को दबा रखा है, दबा रखा है, दबा रखा है, लेकिन जैसे मैंने हटाया, ये ऊपर धीरे धीरे आ गई हमारी। तो ये चीज क्या है बेटा? डायफ्राम रिलैक्सेस। ठीक है, डायफ्राम जो होगी आपकी, ये रिलैक्स हो जाएगी। रिलैक्स मतलब कि ऐसे दबी थी ना, भाई अब तो अच्छा लग रहा है। डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड। डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगी और ऊपर की तरफ धीरे धीरे आ जाती है आपकी। चेस्ट एक्सपैंड होता है इनहेलेशन के दौरान, फैलेगा। चेस्ट श्रिंक होता है, मतलब कि रिबकेज आपकी ये खत्म होती है, मतलब चेस्ट आपका बेसिकली श्रिंक होता है। रीजन क्या है? जब हम सांस बाहर निकाल देते हैं, लंग्स बिगर, लंग्स बिकम बिगर। इनहेलेशन के दौरान लंग्स हमारे बड़े हो जाते हैं, इन्फ्लेट हो जाते हैं, लेकिन इसमें डिफ्लेट हो जाते हैं, लंग्स बिकम स्मॉलर। तो ये चीज आप एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के बीच में डिफरेंसेस में भी आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखना। एक और बात बेटा, ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई जा रही है, लिखाई जा रही है यहाँ पे, जो भी आप देख पा रहे हो, ये अपने एग्जाम, सॉरी, अपने ये नोट्स में जरूर रखना, ताकि इनमें से कुछ चीजें अगर आपको एग्जाम के टाइम में याद रहती हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फिर। ठीक है, क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं।
डायफ्राम के बारे में हम कब से बात कर रहे थे, डायफ्राम के बारे में स्पेशली बात कर लेते हैं। क्या करता है कि हमारे ब्रीथिंग में हमारी हेल्प कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है जब हम इनहेलेशन करते हैं, रिलैक्स होता है जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, और क्या करता है, कंट्रोल इन द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, कफिंग, स्नीजिंग और स्पीकिंग में भी हमारी मदद करता है। जब मैं बोल रहा होता हूँ ना, तो मेरा मेरा लंग कई बार ऊपर नीचे होगा, ठीक है, मैं मेरा ये जो चेस्ट एब्डोमिनल कैविटी है, ये कई बार ऊपर नीचे होगी, तो रीजन क्या है, डायफ्राम की वजह से। कफिंग, जब हम खांसते हैं ना, तो बहुत तेज से प्रेशर पड़ता है हमारे लंग्स के ऊपर, तो जो है वो भी फिर नीचे जाएगा। स्नीजिंग, जब हम चीखते हैं तो भी यही होगा। कफिंग, पूरी प्रोसेस, जो प्रक्रिया जो चल रही है आपकी, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो आपके डायफ्राम के हिसाब से चल रही होती है। डायफ्राम जब अपर एंड लोअर डाउनवर्ड मूव करेगा, तो इस तरह की प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाती है बेटा। कोई भी एथलीट तेज क्यों भागता है, जब तेज भागता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके वो जो है सांस बहुत तेज से लेता है। बेटा सीधी सीधी सी बात है, जब मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, नॉर्मली ले रहा हूं, नॉर्मली निकाल रहा हूं, ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन आएगा बॉडी के अंदर, ब्लड में जाएगा, ब्लड से हार्ट में जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, पूरे बॉडी में फैलेगा, तब हम जाके हमको एनर्जी मिलेगी, तब हमारा CO2 निकल के बाहर आएगा। लेकिन हमारे अंदर CO2 पहले से ही मौजूद है, जो CO2 ऑलरेडी मौजूद है, वो CO2 क्या कर रहा है, फटाफट से रिलीज होता जा रहा है। निकलने की प्रक्रिया CO2 की ज्यादा हो रही है, मतलब कि एनर्जी जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, लेकिन एनर्जी जो बनने की प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जा रही है। लंबी प्रोसेस किसमें हो रही है, सांस लेने में, निकालने में प्रोसेस कम हो जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा हम ले नहीं पा रहे हैं जल्दी, लेकिन बढ़ रही है, अंदर अंदर से वो बढ़ रही है, क्योंकि हम काम ज्यादा कर रहे हैं। दैट कुड बी द रीजन, जहां पे हम सांस बहुत तेज तेज और बहुत ही डीपर सांसें, गहरी सांसें लेने लगते हैं। जब हम गहरी सांसें लेने लगते हैं ना, वहां पे क्या हो जाता है, आपको ज्यादातर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो हम मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, और जब मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, तो ऐसे रिस्पिरेशन को कौन सा नाम देते हैं, ऐसी रिस्पिरेशन को हम एरोबिक सॉरी एनारोबिक रिस्पिरेशन का नाम दे देते हैं। बात क्लियर हो गई। एनारोबिक रिस्पिरेशन हम इस तरह के रिस्पिरेशन में कहते हैं, क्यों, क्योंकि CO2 की मात्रा ज्यादा हो रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। हमने पढ़ा ये चीज कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो एनारोबिक है, ऑक्सीजन की मात्रा में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कोई भी रिस्पिरेशन हो रहा होता है, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बात क्लियर हो गई। इनको ज्यादातर एनर्जी की जरूरत होती है जब ये एक्सरसाइज करते हैं या अपने मसल्स को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इनके जो मसल्स होते हैं, ये ज्यादातर एनर्जी की इनको जरूरत पड़ती है। जब ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड इनको होगी, तो क्या करेंगे, इनकी बॉडी को रिस्पिरेशन के दौरान दौरान जो है, इनको ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए, फास्टर ब्रीथिंग करेंगे ये। जब तेज ब्रीथिंग करेंगे तो क्या होगा, फास्टर और डीपर ब्रीथिंग जो होगी, इनकी ऑक्सीजन की मात्रा को जो है बढ़ा दे, रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर। बढ़ेगी कैसे, जल्दी जल्दी से प्रोड्यूस हो रही है, इंक्रीज रिस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड, क्विक रिमूवल ऑफ CO2, CO2 जल्दी रिलीज हो रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन है आपकी, वो क्विकली आपका अंदर बॉडी के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर इसी की वजह से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने लगता है, या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है हैवी एक्सरसाइज के दौरान। इसीलिए जो आपके लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जब होने लगेगा ना, तो जो आपके एथलीट्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, जो जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, उनके अंदर जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है, CO2 बढ़ जाता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन परफॉर्म होने लगती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है। जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगेगा, तो उनके अंदर की जो मसल्स होती हैं वो क्रैम्प हो जाती हैं, मसल्स में दर्द हो जाता है, खिंचाव आ जाता है। रीजन क्या है, लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, CO2 की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, और आपकी मसल्स जो होंगी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी थोड़ी सी, है ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। ये बात क्लियर होगी आपको। आगे बात करते हैं बेटा, रिस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में जो रिस्पिरेशन होती है, सेम प्रक्रिया वही है कि ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इनका भी होता है, जो है रिलीज, वहां से इनकी जो है एनर्जी रिलीज होती है। स्टोमेटा, आपको पता है स्टोमेटा कहाँ होता है, पत्तियों के अंदर पाया जाता है, पत्तियों के डार्सल साइड पे बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे जो पाया जाता है, ये पत्ती है, यहाँ पे इनके स्टोमेटा पाए जा रहे हैं बेटा। कैसे होंगे, स्टोमेटा जो है क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ रहा है और CO2 को अंदर ले रहा है। CO2 जो हम छोड़ रहे हैं ना, उसको अंदर ले रहा है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। ये तुमको भी पता है, मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टोमेटा तुम्हारा परफॉर्म कैसे करता है। बात क्लियर है। लेंटिकल्स,
जो आपने कभी चना मटर का पौधा देखा है, जो आपके ये स्टेम होता है, स्टेम के बीच में कुछ ऐसे मुड़े-मुड़े से संरचना दिखती है आपको, कुछ इस तरह से। ये आपके स्टेम हो गए तो इस तरह से आपको कुछ लेंटिकल्स ऐसे देखने को मिल जाते हैं क्या? ऐसे, ये आपका प्लांट हो गया और कुछ इस तरह से आपको देखने को ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो एरिया है बेटा, ये लेंटिकल का नाम होता है। तो इन लेंटिकल के माध्यम से स्टेम्स में ये खास करके लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है? लेगुमिनेसी फैमिली जो दलहन वाली फसलें ज्यादातर हैं, जैसे अरहर हो गई, चना हो गया, मटर हो गया, इन सब चीजों में लेंटिकल्स ज्यादा पाए जाएंगे। तो ये लेंटिकल्स भी इनके रिस्पिरेशन में इनकी मदद कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनके अंदर। फूड का प्लांट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पीछे का आपका खुद का आपका एनिमल्स में रिस्पिरेशन जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही प्लांट का इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके अंदर भी ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनका जो है एक्सेप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा ये मिस्टेक हो गया है बेटा। तो इस प्रक्रिया में बेटा फिलहाल आपके लिए इतना ही रखा गया है मैंने। और आगे में जब हम रखेंगे कुछ इसमें, तो हम आपको बताएँगे कि कैसे-कैसे आपका जो है अगला जो टॉपिक आपका ट्रांसपीरेशन और सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन की जो 3 प्रोसेसेस और 3 आपकी जो अभी चीज़ें बची हैं, वो हम जो है डिस्कस करेंगे आपके एक-एक करके सीरीज़ में। तो लगभग ये आपका 5वाँ लेक्चर है आज। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लेक्चर में आपका ये चैप्टर लगभग कुल मिला-जुला के आप मान के चलिए 10 लेक्चर में आपका जो ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 9 लेक्चर में खत्म हो जाएँगे। अभी 4 लेक्चर यहाँ से तकरीबन और बके बचे हुए हैं, क्योंकि उसमें कुछ हमको आपको एमसीक्यू भी करवाने हैं और कुछ चीज़ें आपको और ऐड ऑन करवानी हैं। तो ये चीज़ें आप पूरी प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है। अभी तक आपने पढ़ा कैसे, चीज़ें बनी कैसे, नोट्स आपने बनाया कि नहीं बनाया, नोट्स से पढ़ने के बाद आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ आप एक बार ज़रूर हमको जो है हमको कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत होगी, ज़रूरतमंद लोगों जो कोचिंग के पैसे और स्कूल में फीस ज़्यादा अच्छे से भरपाई नहीं कर पाते हैं और जो है उनको ज़रूरत होती है किसी भी एक ऐसे फ्री प्लेटफ़ॉर्म की जहाँ पे वो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएँगे। तो बच्चा उनकी उनके पास तक ये जो है वीडियो को ज़रूर शेयर करना, बताना उनको कैसे उनको पढ़ना है, कैसे क्या तरीका है पढ़ने का और हम पढ़ा कैसे रहे हैं और क्या-क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको बतानी है। एक बार लाइक करके ज़रूर जाना चैनल को, अगर यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बताना कि कैसा आपको क्लास लगा है और साथ ही साथ जो है चैनल में डिस्कस करना अगर कोई क्वेश्चन होता है तो। कमेंट करके ज़रूर जाना अगर कोई भी क्वेश्चन आपको रह जाता है आपसे, ताकि आगे आने वाले बच्चों को भी अगर कोई भी बाद में वीडियो को लेक्चर के माध्यम से अगर ले रहे हैं, उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ सर, ये जो है ऐसे-ऐसे जो है हमने क्लासेस में पढ़ाया हुआ है और ये चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस कर रखी हैं। तो ये आज के लिए इतना ही बेटा, जैसा भी होगा क्लास में बताइएगा हमको। बहुत-बहुत थैंक यू।